नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कल हुए रक्षक जो भर्ती है, जिसका आयोजन उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया गया था। उसके मैं 100 प्रश्नों के साथ आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चनों के आंसर्स के बारे में, और आप देखेंगे कि उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग किस तरीके के यानी किस सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सारा ज्ञात हो जाएगा। तो इस वीडियो को पहले स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा दीजिएगा। आप सभी लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी में शेयर करवा दीजिएगा। बाकी जितने भी लोग नए हैं स्टडी विद एम में ये जो वीडियो देख रहे हैं, वे सभी लोग स्टडी विद एम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसमें आप सभी लोगों के लिए जो मैथ के यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी आप सभी लोगों के सॉल्व करके लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग इसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तिग्मांशु धूलिया निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना था। देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था आपका सिनेमा। देखिए, तिग्मांशु जो धूलिया है वो सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, जो तिग्मांशु धूलिया हैं वो भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता यानी कि जो डायरेक्टर कहते हैं और अभिनेता, ये दोनों ही हैं। इनके जन्म की बात करें तो 1967 में इनका जन्म हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आखिर क्यों उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने इसको पूछा, क्योंकि देखिए इनका संबंध उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से है। ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पे पूछ लिया गया है। दूसरा है आपका, देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ, आपको ये बताना था। उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हरियाणा। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। योग गुरु बाबा रामदेव का इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1965 में। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। अगला है, देखिए, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूची में सबसे ऊपर रहा है, ये आपको बताना था। तो देखिए, ये शायद केरल हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये स्टार मार्क लगा दिया, एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आपका मैथमेटिक्स का, अगर आप मैथमेटिक्स कहें या फिर आप रीजनिंग कहें, तो ये उसका सवाल है। देखिए, सबसे पहले था कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है उनके आयु का अनुपात है आपका 5:3। यदि 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपको बताना था। तो मैं इसका सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका आयु का अनुपात कितना है, 5:3। देखिए, आप लोग सवाल में देख लीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 5:3 इनकी वर्तमान यानी कि अभी की वर्तमान आयु का अनुपात है। अब हम मान क्या लेते हैं, देखिए, माना जो अनुपात को हम बट्टे में भी लिखते हैं, ए अपॉन बी। ठीक है, अनुपात को हम बट्टे में भी लिखते हैं, तो ए का अनुपात हो गया 5 और बी का अनुपात है 3। तो ए बट्टे बी यानी कि 5/3। हमें इनकी एक्चुअल आयु पता करनी है, तो हम इसमें x मान लेते हैं। तो a बराबर 5x, b बराबर 3x। ठीक है, तो a और b का अनुपात फिर क्या हो जाएगा, 5x/3x। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। यदि 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। देखिए, आयु का अनुपात देखिए 4 साल बाद, देखिए, अगर 5x यानी ए 4 साल बाद करेंगे तो 4 साल में +4 जोड़ेंगे। अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, माना कि आपकी आयु अभी वर्तमान में 20 साल है, तो देखिए 4 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 24। 4 साल पहले कितनी होगी आपकी, 16 वर्ष, क्योंकि आपने पहले कहा तो आपने घटाया, बाद में बोला तो आपने जोड़ा। ठीक है, अब 4 साल बाद ए और बी यानी कि 4 साल के बाद ए में भी 4 साल जोड़ देंगे, बी में भी 4 साल जोड़ देंगे। देखिए, ए और बी का जोड़ 4 साल बाद ये कितना हो जा रहा है, कितना अनुपात हो जा रहा है, 3:2 हो जा रहा है। तो उसका क्या करेंगे, हम वज्र गुणन कर देंगे। वज्र गुणन का मतलब होता है, देखिए, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 2 को हम यहाँ पे गुणा करेंगे पूरे में, और 3 को हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह बराबर की जगह में आएगा। अब देखिए, 2 को मैंने यहाँ किया तो सबसे इजी तरीका होता है ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 को यहाँ पे मैंने इससे गुणा कर दिया, 3x से प्लस करो, ये क्रॉस में गुणा हो जाए, ये वाला यहाँ गुणा हो जाता है, ये वाला यहाँ गुणा हो जाता है। ठीक है, बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है। देखिए, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, +2 से 4 को गुणा किया तो 8,
बराबर की जगह बराबर आ गया, 3 को 3 एक्स से गया 9x आ गया, और 3 को 4 से गया तो 12 आ गया। अब देखिए मैंने इसमें किया क्या है, 10 मैंने यहीं पे रखा है, बराबर के साइड में 9 को लेके आया हूँ, तो यहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर का चिन्ह आ गया है, 12 अपनी जगह पे यहीं पे रहा, 8 यहाँ प्लस का था तो इसको मैं बराबर के दूसरी साइड लाऊंगा तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, बाकी जो लोग मैथ बैकग्राउंड के उनको तो पूरा समझ में आ चुका होगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 में से 9x घटेगा तो 1x बचेगा, और 12 में से 8 घटेगा तो 4, यानी कि आपने x का वैल्यू निकाल दी कि x की वैल्यू आ गई 4। लेकिन हमने माना क्या था, माना हमने a की जो वर्तमान आयु है 5x है और b की 3x, क्योंकि अनुपात 5 और 3 में दिया था, तो हमने a की वर्तमान आयु निकालनी है, तो a हमने कितना माना है 5x, तो देखिए a 5x है तो 5 की जगह 5, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 गुणा 4 यानी कि 20, इसका जो राइट आंसर होगा 20 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन तो भली बात ही समझ गए होंगे। अगर समझ में आए तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए सचिन ने एक पारी में 125 रन बनाए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें से 3 तो उसने चौके मार दिया और 8 उसने छक्के मार दिए। देखिए सचिन ने कुल स्कोर यानी कि कुल जो रन बनाए उसका कितना प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए। यानी कि देखिए जब कोई भी मैच होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, कोई भी आपका मैच होता है उसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है, बैट्समैन होता है, या तो चौके मारता है या तो फिर छक्के मारता है या तो फिर वो दौड़ के रन बनाता है। ठीक है, अब इसने बोला कि चौके और छक्कों की संख्या तो दे दी, लेकिन आपको बताना है कि कुल रनों में से वो कौन से रन, वो उन रनों का प्रतिशत क्या है जो उन्होंने दौड़ के बनाए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मैथ के या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन में बनाने का सबसे पहला ही जो रूल होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो देखिए इसको भी मैंने आपके सामने सॉल्व करके लेकर आया हूँ। देखिए उस सबसे पहले बात करते हैं उसने दिया क्या है। सबसे पहले ये है कि उसने कुल रन कितने बनाए, कुल रन 125 बनाए हैं। आप लोग देख सकते हैं सचिन ने एक पारी में 125 रन बनाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को। अब देखिए उसने चौके भी मारे और छक्के भी मारे। देखिए चौके का मतलब 4 है और छक्के का मतलब 6 है, ये तो सभी को पता ही होगा। देखिए उसने तो 3 चौके मारे, तो 3 गुणा 4 मैंने यहाँ पे कर दिया है, और धन किया मैंने 8 उसने छक्के लगाए हैं। 8 गुणा 6 अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसी तरीके का है, 3 चौके लगाए हैं उसने और 8 छक्के लगाए हुए हैं। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौको 12 और 8 छक 39, अगर मैंने जोड़ा तो ये हो गए 60। 60 रन ऐसे रन है, ठीक है, ये जो 60 रन है वो ऐसे रन है जो चौके और छक्के छक्के लगा के बनाए गए हैं खिलाड़ी के द्वारा। लेकिन खिलाड़ी ने टोटल कितने रन बनाए हैं, 125। देखिए 125 में से चौके और छक्के वाले रनों को घटा देंगे तो हमारा आएगा 65 आंसर। 65 आंसर क्या है, जो दौड़कर बनाए गए रन होंगे, यानी कि जो खिलाड़ी ने दौड़ के रन बनाए लिए होंगे। अब 65 का प्रतिशत पूछ रहा है कितने, ये जो 65 रन तो बनाए, हमें इसको प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत में सॉल्व करने के लिए करते क्या है, देखिए जितने रन उसने बनाए हैं उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल रनों की संख्या नीचे लिखते हैं और उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप लोग देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 52% इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन था, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये इसमें से आपको यहाँ पे वो संख्या बतानी थी जो यहाँ पे विलुप्त है। अगर आप लोग इसकी सीरीज देखेंगे, देखिए पीछे से आगे वाला, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ से देखिए 16 दूनी 32 यहाँ पे लिखा हमने, 2 चको 8 यहाँ पे लिखा हमने, 4 8 32 यहाँ पे लिखा। ऐसे ही हम 8 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा आपका 128। तो 128 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए 150 को एबीसी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी से 20 अधिक है तथा सी से 20 कम है, तो बी का हिस्सा बताना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप सभी लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी जिसको ये आता है वो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, आगे बढ़ा के आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकता है। देखिए इस यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैथ बहुत कम आती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैथ धुरंधर है, इवन मुझसे भी अच्छी आती होगी। मैं तो इसको बहुत डिटेल सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को सबका ख्याल रखना है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, तो वो लोग अपना ये वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा कि इसको देख लेते हैं। 150 रुपये है, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुल रुपए कितने हैं आपके, 150। ठीक है, अब उसको एबीसी में क्या क्या बांटना है उन 150 रुपयों को। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दिया ही है कि ए का जो हिस्सा है वो बी से तो 20 अधिक है।
ठीक है, ए का हिस्सा बी से 20 अधिक है और सी से 20 कम है। आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का हिस्सा क्या है, 20 के हिस्से से 20 अधिक है और सी के हिस्से से 20 कम है। अब देखिए, माना मैं मान लेता हूँ कि हमें पता नहीं है कि ए का हिस्सा कितना है, तो मैंने मान लिया कि ए का हिस्सा क्या है, एक्स। तो बी का हिस्सा कितना बनेगा, बी का हिस्सा बनेगा एक्स माइनस 20। अब आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में तो 20 अधिक दिया है, तो आप घटा क्यों रहे हो। देखिए, बी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से से 20 ज्यादा, अगर ए का हिस्सा एक्स है तो उसमें से हम 20 घटाएंगे तभी तो बी के हिस्से में 20 ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। सी का हिस्से में क्या है, 20 कम है, तो 20 कम है तो यानी कि किसके हिस्से में कम है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा किसके हिस्से के बराबर है, सी के हिस्से के 20 कम है, तब इसका हिस्सा ए के हिस्से के बराबर है। तो एक्स प्लस 20 यहाँ पे हम यहाँ पे कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, x को जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, x माइनस 20 को भी यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है और प्लस x प्लस 20 को भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। टोटल जोड़ कितना था आपका, 150। यानी कि तीनों का हिस्सा कितने के बराबर है, 150 को आप सॉल्व करेंगे, 1x 2x 3x 3x मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं। 20 प्लस के 20 से माइनस का 20 कट जाएगा यहाँ पे और बराबर 150 यहाँ पे आपके सामने है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। और ये आप सॉल्व करेंगे तो 3 का 150 को 3 से विभाजित करेंगे तो 50 बार आएगा, तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 50। तो b का हिस्सा कितना आ गया, आपने क्या माना था, b का हिस्सा x माइनस 20, तो x माइनस 20 रखो यहाँ पे, x क्या मान पुट कर दो यहाँ पे, 50 माइनस 20 यानी कि 30, यानी कि इसका आंसर कितना होगा यहाँ पे 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, अब आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी, जिसे ये इक्वेशन समझ में नहीं है, अब वो यहाँ पे रख के देख सकता है। उसने क्या था, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सभी को पता है 50, यानी कि x के पास x का हिस्सा कितना है 50। ठीक है, b का हिस्सा कितना निकाला अभी हमने 30। ठीक है, और c का हिस्सा कितना निकल जाएगा, सॉरी इसको 30 बना लीजिए। ठीक है, और c का हिस्सा कितना आ जाएगा, 50 में 20 जोड़ोगे तो 70। ठीक है, अब आप अपना स्टेटमेंट देखिए। देखिए, उसने पहले ही बोला था जो a का हिस्सा है b के हिस्से से 20 अधिक है। जो b का हिस्सा है, जितना b का हिस्सा है 30, उससे 20 अधिक किसका हिस्सा है, a का। तो आ गया, इक्वेशन वेरी होने लगी ना। यहाँ पे देखिए, उसी के साथ साथ देखिए c का हिस्सा 20 से कम है, सॉरी a का जो हिस्सा है c का हिस्से से 20 कम है, c के हिस्से से 20 कम है a का। देखिए, इसका 70 है, 20 कम है a का हिस्सा। अगर आप लोग इसको और अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो ये आपको इक्वेशन दी थी 8 प्लस 6 गुणा 4 भागा 3 माइनस 4, इसका मान बताना था। इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें दे दी हैं, यानी कि प्लस को इसमें भागा माना है, गुणा को इसको माइनस माना है, भागा को गुणा माना है, माइनस को प्लस माना है। और आपका पहली जो इक्वेशन है वो है ये है कि 8 प्लस 6 धन 4 भागा 3 माइनस 4, तो प्लस की जगह भागा रख दिया, गुणा की जगह माइनस रख दिया, भागा की जगह गुणा रख दिया और माइनस की जगह प्लस रख दिया। देखिए, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ईजी तरीका है, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो ये कुल मिलाकर सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, ये बॉड मास कहता है। तो सबसे पहले हमने भागा, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया 8/6, इसको वो सॉल्व करके माइनस की जगह ये सारी चीजें वही रही, उसके मैंने 4 3 12 कर दिया है, धन 4 कर दिया है। चाहे तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर दो या तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। 4/3 ऐसी रहा। 12 में से माइनस के 12 में से प्लस का 4 अगर आप घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेना, नीचे वाले को गुणा कर दीजिए एक दूसरे के साथ, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 कम 3, 1 चौके 4, 3 8 24। ठीक है, ये मैंने माइनस के 24 में से 4 जाएगा तो माइनस का 20/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 5 दिन में 100 केले खाए, प्रत्येक दिन उसने पहले दिन से 6 केले अधिक खाए, तो उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने केले खाए ये आपको बताने हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये भी मैंने सॉल्व करके बताया है आप लोगों को। देखिए, माना एक व्यक्ति एक्स केले खाता है, पहले दिन एक्स केले खाता है, हमें पता नहीं कि पहले दिन उसने कितने केले खाए। अगर हमें जो चीज पता नहीं होती, उसको सिंपल सा ट्रिक है कि आप उसको मान लो, एक्स मान लो। अब उसने कहा कि पहले दिन उसने एक्स जो केले खाता है, एक व्यक्ति 5 दिन तक केले खाता है और हर दिन वो 6 केले एक्स्ट्रा खाता है, यानी पहले दिन उसने एक्स केले खाए तो इसमें दूसरे दिन उसने 6 केले एक्स्ट्रा और खाए, एक्स में 6 जोड़ दो। अब दूसरे दिन उसने एक्स प्लस 6 तो खा लिए, लेकिन अगले दिन वो इससे इसमें प्लस 6 जोड़ के एक्स्ट्रा केले खाएगा, तो एक्स प्लस 12 हो गया तीसरे दिन में। अब तीसरे दिन उसने जितने केले खाए, चौथे दिन उसने 6 केले
एक्स्ट्रा और खाएगा। 12 में 6 जोड़ दो 18, इस उसी प्रकार 18 में 6 जोड़ दो 24। टोटल केलों की संख्या कितनी थी 5 दिनों में? 100 थी, इसलिए मैंने बराबर 100 कर दिया। अगर आप इसमें जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x और 5x, 5x मैंने अलग से लिख दिया है। 6 12 18 और 24 को आप टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका आगे जाएगा 60। किसके बराबर है? 100 के बराबर। 5x ने ऐसे रखा, 100 बराबर के उस साइड है, 60 को मैं इसके इस साइड ले गया तो माइनस का 60 यहाँ पे आ गया। 100 में से 60 गया 40, 5x बराबर 40 हो जाएगा, x इक्वल टू 40/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 8 आ गई। तो हमने पहले बोला था, माना था कि माना जो व्यक्ति है पहले दिन x के लिए खाता, तो x का मान आ गया 8। तो यानी कि पहले दिन उसने कितने के लिए खाया? 8 के लिए खाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आप सभी लोगों को, मैथमेटिक्स के चाहे हो या रीजनिंग के आप कह लो, वो आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही होगी तो। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है होगा आपका रुड़की। ठीक है, रुड़की में स्थित है आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। देखिए जो आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और 1953 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगला है देखिए, भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही श्वेता वर्मा, इसका संबंध कहाँ से ये बताना है कि क्रिकेटर श्वेता वर्मा जी का संबंध किस जिले से है? 4 जिले हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़। इनका जो संबंध है वो पिथौरागढ़ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो भी टिक लगे हैं उनपे ये जहां से मेरे को पेपर मिला है उन्होंने लगा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ है। ठीक है, वो पिथौरागढ़ कौन सा गांव, अगर गांव कभी पूछा जा सकता है गांव भी, तो जोगियोड़ा, जोगियोड़ा गांव की रहने वाली है ये। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपको बताना है। तो ये थे आपके डी वाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर डैम स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ये रहेगा आपका टिहरी। टिहरी में आपके इसका कोटेश्वर डैम है। कोटेश्वर बांध जो परियोजना है वो किस नदी पे है ये भी पूछा जा सकता है, वो है आपकी भागीरथी नदी में स्थित है। और कितने मेगावाट की है? ये 400 मेगावाट की है आपकी कोटेश्वर डैम परियोजना। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा ब्लू पेन में। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिप्सम प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है कि जिप्सम किससे प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अम्ल मिलाते हैं तब किया जा सकता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में सार मिलाने पे मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने के साथ मिलता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमक के साथ मिलाने पे मिलता है आपका जिप्सम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप पानी मिलाओगे तो जिप्सम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जिप्सम प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है? देखिए जो गंदे रक्त होता है, यानी कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी में जो भी खून है, खून में जितनी भी गंदगी है उसका जो शोधन करता है वो करता है आपका वृक्क, यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी तभी कहते हैं, किडनी जिनकी फेल हो जाती है वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस क्या होता है? देखिए डायलिसिस में आपका मशीन लगी रहती है, मशीन में आपका बॉडी का पूरा खून जाता है, मशीन से प्योरीफाई होकर आपका बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो इसका वृक्क होगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के निकट है? ये आपकी सतह देखिए, ट्रोपोस्फियर, एक्सपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, ये आपकी स्फीयर्स दे रखी है, सतह दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रोपोस्फियर जो है आपका, ये आपकी राइट आंसर रहेगा। देखिए ट्रोपोस्फियर को सौर मंडल भी कहते हैं, हिंदी में जो लोग हिंदी वाले हैं वो सौर मंडल कहेंगे ट्रोपोस्फियर को। ट्रोपोस्फियर क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसका जो ट्रोपोस्फियर में जो वायुमंडल का अधिकांश जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है। 75 से 80% इसका द्रव्यमान होता है, और इस परत में ही बादल, बर्फ और बारिश होती है, इसी परत के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख के किस भाग में बनता है? अगर आपने पुलिस का पेपर दिया होगा तो ये उसका ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे द्वारा जितने भी पेपर्स होते हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो कराया जाता है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले एक साल में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को सॉल्व किया गया है हमारे द्वारा, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। वरना आप सॉल्व यहाँ पे
सर्च भी कर सकते हैं, वो भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूछा गया आपसे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग में बनता है, तो ये बनता है आपका रेटिना। देखिए मानव आंख की जो रेटिना है, यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कई कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का, वास्तविक होगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और जो रेटिना होते हैं वो आंख की सबसे भीतरी हिस्सा होता है, भीतरी हिस्सा होता है आपका रेटिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका एटीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, बहुत सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व भी करवाया आपसे लोगों को। तो एटीपी का फुल फॉर्म अगले कोई सा पेपर हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, ये होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म। अगला है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा जो विटामिन है जल में घुलनशील है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो विटामिन जो बी होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है। और देखिए जो विटामिन सी होता है, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन जो सी होगा ना, ये होगा आपका वसा में। ठीक है, वसा वसा में घुलनशील होता है विटामिन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है, निगरानी रखने के लिए, आंकड़ा संचालन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, या फिर सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सुरक्षा के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला यूआरएल, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूआरएल का पूर्ण रूप आपको बताना था। ये यूआरएल का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए उसे पहचानिए जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है ये आपको पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन है स्विच, ट्रैफिक एनालाइजर, ब्रिज, या फिर राउटर। देखिए राउटर का उपयोग आप सभी लोगों को पता ही है कि नेट के यूज में होता है, ये तो बहुत ही कॉमन सा वो है, लेकिन इसमें बताना है तो ट्रैफिक एनालाइजर जो होता है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला है, देखिए निम्नलिखित सर्वरों में से पहचानना है कि जो लैन उपभोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें क्योंकि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसको उपभोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फाइल सर्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, N2O, यहाँ पे NO2 मत कर देना, N2O होता है, भाई साहब ने कहता है NO2 लिख दिया है, ये नहीं होता है भाई, N2O इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रकाश तंतु कार्य क्या करता है, प्रकाश तंतु का कार्य क्या होता है ये आपको बताना था। कुल उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कुल अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा कि कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अगला है आपसे क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक आपको बताना था, इसमें कौन सा नहीं है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे अर्धचालक नहीं है, बाकी सभी अर्धचालक हैं, यहाँ पे नहीं है वही आपको बताना था। अगला है आपको, देखिए साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, व्यतिकरण होता है। कभी आपने देखा होगा साबुन के जब बुलबुला बनता है, अगर प्रकाश की किरण आ रही हो तो उसमें देखेंगे तो आप उसमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो आपको बताना कि विभिन्न रंग किस कारण दिखाए जाते हैं, व्यतिकरण के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, ध्रुवीकरण के द्वारा, या फिर परावर्तन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला है आपका, देखिए फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन बोलूंगा, पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण पूछ लिया गया था उस टाइम पे। तो अभी इसने उन्होंने बोला है कि इसकी किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो इन्होंने यहाँ पे सही आंसर लगाया गुजरात, गुजरात विजय हुई थी तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय पर, जब गुजरात विजय करी थी उन्होंने लगभग 1602 में, तो उस टाइम पे इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए निम्न में से किसे भारत के अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रहेगा आपका वुड डिस्पैच अधिनियम।
ठीक है, 1854, ये इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, किसने स्थायी बंदोबस्त, तो ये स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे आपके, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए स्थायी जो बंदोबस्त है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी। ठीक है, स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, वुड जो डिस्पैच सॉरी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए जो बंगाल में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको कब लागू किया गया था, कभी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लागू किया था आपका 22 मार्च 1793 को इसको लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी घटना के फलस्वरूप किसे आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी घटना के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अगला देखिए आपका गणराज वंश काव्य के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका काफी इजी सवाल था ये, मोलाराम तोमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। देखिए जो गणराज वंश मोलाराम की ब्रिज भाषा का श्रेष्ठ रचना है, कई बार ये किस भाषा में लिखा गया ये पूछ लिया जाता है, तो ये लिखा गया था ब्रिज भाषा में। और जो मोलाराम तोमर थे वो गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, और अगर इनकी जन्म की बात की तो 1743 में, इसको जन्म भी याद रखेंगे, 1743 में श्रीनगर में मोलाराम के वंशज सुलेमान सिको के साथ 1658 में गढ़वाल में आए थे। कुल मिला के 1743 में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो वंशज थे ना वो सुलेमान सिको के साथ आए थे गढ़वाल में 1658 के आसपास में। ठीक है, तो ये इसके कुछ की पॉइंट आप लोगों के सामने हैं। उत्तराखंड के इतिहास में मांगाकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, आपको बताना था। मांगकर सैनिकर है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये वैसे राइट आंसर रहेगा, सैनिकर ही मांगाकर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति प्रचलित थी, ये आपको बताना था कि उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति प्रचलित थी, तो ये था आपका तराई भाबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका देखिए विष्णुप्रीत निम्न में से किससे संबंधित है, विष्णुप्रीत, ये आपको बताना था कि विष्णुप्रीत आपका किससे संबंधित है। तो ये जो 35वां क्वेश्चन है इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है। तो जिन लोगों को इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विष्णुपीत में से विष्णुपीत निम्न में से किससे संबंधित है, ब्राह्मणों के भूमिदान से, वीर व्यक्तियों के सम्मान हेतु भूमिदान, या जागीरों के भूमिदान से, तो ये आपको बताना है। हो सकता है इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है ये मुझे लग रहा है, लेकिन आप सभी लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कुमाऊं जितने भी अधिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, किसने कब कब हुए, कहाँ हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की, सभी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अधिवेशन थे उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, वो करी थी आपकी जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1916 में हरगोविंद बंद, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई थी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था ना वो था आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं उनका हल करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था आपका कुमाऊं परिषद का। देखिए कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था सितंबर 1917 को हुआ था, और यह हुआ था आपका अल्मोड़ा में, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी जयदत्त जोशी के द्वारा। दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ था, तीसरा अधिवेशन आपका कोटद्वार में हुआ था, चौथा अधिवेशन आपका काशीपुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 1983 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा हुई थी, तो ये हुई थी इल्बर्ट बिल के संबंध में बुद्धि वल्लभ पंत के, ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत के टाइम पे हुई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता थे, बुद्धि वल्लभ पंत थे उसके अध्यक्ष उस टाइम पे। 38वां है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है, ये आपको बताना है 38वे का। तो एकल उपयोगकर्ता जो होगा इसमें तो शायद ये MS DOS हो सकता है, लेकिन इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा 38 क्वेश्चन को। ठीक है, अगला है आपका देखिए कनिष्क की राजधानी कौन सा नगर था, कनिष्क की राजधानी कौन सा नगर था, काबुल था, पेशावर था, मुल्तान था, फिर यहाँ पे लाहौर था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेशावर था, फिरोजपुर। अगला है आपका जैन तीर्थकर है उसमें पार्श्वनाथ
कौन से तीर्थकर थे? 24वें, 25वें, 23वें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23वें जो तीर्थकर थे आपके, ये आपके जैन धर्म पार्श्वनाथ थे। 24वें आपके महावीर स्वामी रहे। ठीक है। आपका देखिए शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना था। देखिए शेरशाह का जो मकबरा था वो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह बिहार के समीप सासाराम में स्थित है। ठीक है। और इसका अगर निर्माण की बात पूछ लिया जाए, शेरशाह का मकबरा का शेरशाह का जो मकबरा है उसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ था आपका 16 अगस्त 1545 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जा सकता? कुलोबंद किया जाता है, चलो आपका यहाँ पे गले में ही पहना जाता है। और ये हंसुली है, ये भी आपका गले में पहना जाता है, लेकिन जो तगड़ी है ये इसको कमर पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है, सही उत्तर आपको कथनों में से बताना है। फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण के नंदन कानन के नाम से है। फूलों की घाटी जनपद चमोली में अवस्थित है। पुष्प गंगा धारा फूलों की घाटी के मध्य से प्रवाहित होती है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 ये सभी क्या है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें से बताना था आपको, सॉरी इसमें सुमेलित नहीं है, इसको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, क्षेत्रीय परिषद 1956 में, उसी के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका 1962 नहीं है, ये 1964 है। ठीक है। सतर्कता आयोग पिछले बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूके ट्रिपल ने भी पूछा था। सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्योंकि ये असल सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो सम्मेलन है 1964 में, यानी 19 फरवरी 1964 में इसका स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि भारत में राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए जाए। ये आपका कौन सा आर्टिकल में है, ये आपको बताना था। तो ये है आपका आर्टिकल 1, 3 तीसरे में। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका आर्टिकल 25, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत एक विधि का अधिकार बन गया है, ये आपका बताना। तो ये बन गया आपका भाग 12 अध्याय 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जो ईवीएम का प्रयोग किए जाने हेतु जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में कौन सी धारा जोड़ी गई, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 61 का ए। अगला है आपको, देखिए निम्नलिखित में से किस काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी कत्यूरी काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। घर के आंगन में स्थापित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य निम्नलिखित से कौन सा है? तो ये होगा थड़िया नृत्य होगा, जो आपका गढ़वाल क्षेत्र में पूछा गया है, इसलिए थड़िया नृत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूह के मध्य प्रेम प्रसन्न प्रश्न प्रश्न और उत्तर के रूप में गाए जाते हैं, ये आपका कौन सा गीत होगा, ये आपको बताना था। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी छोपती, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर है? देखिए झूला देवी जो मंदिर है वो है आपका रानीखेत में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 53 से, उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक जो नीति है वो किस वर्ष लागू करेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इससे एक चीज ये पता चलती है कि इसका जो आंसर है वो किन किन लोगों को आ रहा है। तो 1991, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 जुलाई 1991 में आपका नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत में पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य रखने हेतु बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी पर्यावरण एवं विकास नीति 2006, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए राजस्थान नहर को निम्न में से किस स्थान से निकाला गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरी के बांध से निकाला गया है आपका राजस्थान नहर को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बम्बई हाई क्षेत्र में खनिज तेल का पता कब लगा, ये आपको बताना था। तो ये 1976 में लगा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है? किस जनपद की साक्षरता दर न्यूनतम है आपको बताना था। तो साक्षरता दर न्यूनतम आपकी हरिद्वार की है फिलहाल इसमें, जो है आपकी 73.43 हरिद्वार की। ठीक है, लेकिन अगर सबसे कम पूछा जाता, अगर इसमें उधम सिंह नगर होता ओवरऑल में, तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर होता कि 13 जनपदों में से उधम सिंह नगर जनपद सबसे कम साक्षरता दर वाला है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो वो होगा आपका देहरादून। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ये सही है। गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी, ये भी सही है। अस्कूट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़, ये भी सही है। लेकिन बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये देहरादून में नहीं है, ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, सॉरी, आपका बालचा दर्रा जोड़ता है। बालचा दर्रा किस किस को जोड़ता है ये आपको बताना था। तो चमोली और तिब्बत को जोड़ता है आपका बालचा दर्रा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, ये आपको बताना था। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर रहेगा ये तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों का आता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर कर लीजिएगा। बाकी देखिए हम 60 सवाल तक पहुंच चुके हैं, अभी 40 सवाल और बाकी है। बने रहिएगा आप सभी लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट है कि काफ़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं और आप सभी लोगों के लिए ही लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ एक बार शेयर सभी कर दो यार, एक बार सभी के सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सन 2011 की जनगणना के आंकड़ा के आधार पर भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक का प्रतिशत 1901 में 5.1% था। अब ये 2011 की जनगणना में बढ़कर कितना हो गया ये आपको बताना था। तो ये 8.6 के आसपास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, 8.4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिए भारत के निम्नलिखित हिमनदों में से सर्वाधिक लंबाई वाला हिमनद कौन है? भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जनपद समूह वर्ष 2020-21 में गन्ने का अग्रणी उत्पादक था, ये आपको बताना है। देखिए बागेश्वर में गन्ना में अग्रणी हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। और चमोली में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड सरकार का शैलेश मटियानी पुरस्कार किससे संबंधित है, ये आपको सभी को पता होगा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में भूमि उपयोग सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य भूमि है, ये आपको बताना था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 14%। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर रहेगा। बद्रीनाथ निम्न में से किस पंथ का मुख्य केंद्र है? तो ये रहेगा आपका बद्रीनाथ वैष्णव पंथ का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात आपको बताना था। तो ये रहेगा 69.76, ये तो आपका रहेगा ग्रामीण, और 30.24 यह रहेगा आपका शहरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तराखंड सरकार के कितने सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी पर कार्य करें, कितने सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रही है आपकी एसडीजी, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए 17 जो सतत विकास लक्ष्य है उन पर कार्य कर रही है। उसके बाद है, उत्तराखंड राज्य में हाल के वर्षों में निम्नलिखित किन स्थानों पर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग इस पे कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना किससे संबंधित? स्वरोजगार से संबंधित है। बाकी वीर चंद सिंह गढ़वाली जो योजना है उसका शुभारंभ कब हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से पृथक करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए उसका राइट आंसर होगा टॉन्स नदी। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड जनपद में राजी जनजाति मिलती है, ये आपको बताना था। देखिए राजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। तो पिथौरागढ़ के आसपास आपका चंपावत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम है, ये आपको बताना था। तो देखिए जो महिलाओं की संख्या सबसे कम की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चमोली जनपद आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिए
जनगणना 2001 से 11 की अवधि में उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर सबसे अधिक थी, ये आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल। तो उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सामान्य हिंदी, अब देखिए इसमें 25 नंबर की हिंदी पूछी थी, तो सभी लोग हिंदी में विशेष ध्यान रखिएगा। और हमारे द्वारा जो क्लास लाई जा रही है पीपीटी के माध्यम से, एनिमेशन उसमें मैंने लगाए हैं ताकि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो जिन लोगों ने वे हिंदी क्लास नहीं देखी है, ऊपर आप सभी लोगों को आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके हिंदी की क्लास आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अनुनासिक वर्ण नहीं है, आपको बताना था, नहीं है, ये वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हाँ को नहीं पढ़ देते हैं, नहीं को हाँ पढ़ देते हैं, तो ये गलती बहुत बार देखी गई है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए अनुनासिक होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए, व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु नाक से बाहर निकलती है उसी को अनुनासिक कहा जाता है। अगर आप इस पर से व्यंजन देखें, क से लेके म तक, तो उसमें प्रत्येक जो वर्ग है उसका पांचवा अक्षर आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब पांचवा अक्षर क्या नहीं है इसमें आपको बताना था। देखिए झ म आपका पांचवा अक्षर है, ठीक है, यो आपका पांचवा अक्षर है, अण आपका पांचवा अक्षर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पांचवा अक्षर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला था, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बना हुआ है, तो अकथनीय, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इसमें छाड़ना था, जिसको इसका डिटेल वीडियो देखनी है, मैंने अभी बता ही दिया कि ऊपर आई बटन आपको दिखेगा, तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जो वीडियोस हैं वो सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। अगर जिन लोगों ने पहले देखा होगा तो इनका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तद्भव शब्द का बताना है। तद्भव यानी कि जो हिंदी में होते हैं। धनुष का देखिए तत्सम शब्द है, मित्र आपका तत्सम है, पक्षी आपका तत्सम है। देखिए अंगीठी ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका अग्निष्ठिका होता है। ठीक है, अगला है आपका देखिए खरपट शब्द इनमें से किस कोटि का है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है या फिर तत्सम है। देखिए जो आपका खप्पर है, खप्पर आपका होता है आपका तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका तत्सम की बात करें तो खरपर होता है, खर खरपर इसका तत्सम शब्द होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। गिद्ध, नहर, खेत और गोष्ठ आपको बताना है, तो इसका तत्सम होगा आपका गोष्ठ, क्योंकि देखिए जो गिद्ध होता है आपका, इसको गृद्ध लिखा जाता है, ग में र और ध से गृद्ध लिखा जाता है। उसके बाद जो नेहर है उसको आपका ज्ञाति ग्रह कहा जाता है, ज्ञाति ग्रह कहा जाता है। और उसको खेत को आपका क्षेत्र कहा जाता है तत्सम में। ठीक है, गिद्ध का तत्सम गृद्ध होगा, नेहर का तत्सम आपका ज्ञाति ग्रह होगा और खेत का आपका तत्सम आपका क्षेत्र होगा। अगला होगा देखिए आपका किस सामासिक पद से संबंध तत्पुरुष नहीं है। ये तत्पुरुष नहीं है आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से वो होगा आपका संधि पत्र। तो इसका संधि पत्र इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना था कि कौन सा इसमें अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो अयादी स्वर संधि का उदाहरण है वो है आपका गायक। ठीक है, तो गायक गै धन अक, गै धन अक इसका संधि होता है और ये होता है आपका अयादी स्वर संधि का उदाहरण। अगला है आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इंद्र का वज्रपणि होता है। ठीक है, शूलपणि यानी कि जिसके हाथ में शूल हो, त्रिशूल, तो ये आपका महादेव हो गए। चक्रपणि यानी विष्णु। अगला है आपका देखिए भानुमति का कुंभा मुहारे का अर्थ निम्नलिखित में से किस अर्थ से में होता है, ये आपको बताना था। देखिए एक मुहावरा था या फिर आप कह सकते हैं इसको, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़े, यानी कि जो बेमेल समूह होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपका पहचानना था कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी अंत ध्यान, ये आपका गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसको सही लिखेंगे तो इसको मैं एक बार लिख के बता देता है, अंत अंतर्धान, ये इसका राइट वर्तनी होती है, अंतर्धान इसको लिखा जाता है। ठीक है, अगला है आपका देखिए ल और लह ध्वनियों में को उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर किस वर्ग में रखा जाता है। ल आपका पार्श्विक होता था, पार्श्विक में रखा जाएगा इसका। इनमें से महाप्राण ध्वनियां नहीं है, आपको बताना था। देखिए किसी भी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसका दूसरा और चौथा
जो आपका होता है वो आपका महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा जो ये होते हैं ना, देखिए क ख ग घ अंग, ये पांच जो होते हैं उसमें से पहला नंबर का, तीसरे नंबर का, पांचवें नंबर का ये अल्प प्राण होते हैं, और दूसरे नंबर के और चौथे नंबर के आपके महाप्राण होते हैं। लेकिन इसमें हमें महाप्राण ध्वनियां नहीं है, यानी कि वो क्या है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या है आपका, दो आपका अल्प प्राण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है देखिए, अवसर का लाभ उठाना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा बताना है। तो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये अवसर का लाभ उठाना इसका राइट आंसर रहेगा। आश्चर्य भाव यानी कि संबोधन को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य भाव या फिर संबोधन को प्रयोग करने के लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगर आपको दिखाई ना दे, एक डंडा होता है, उसके नीचे से आपका बिंदु लिखा लगा होता है, तो ये होता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए लिखते समय भूल के शब्दों या विवरण को जोड़ने के लिए लगाए गए चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं। लिखते हैं ना, कभी हम कोई सा शब्द लिखते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, मैंने राम जाता है, मैंने भूल गया कि बाजार जाता है, तो उसमें लिखते हैं ऐसा वाक्य में चिन्ह बनाता है और ऊपर वाक्य लिख देते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे बाजार शब्द छूटा हुआ है। तो ये होता है आपका हंस पद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। विस्तार का विलोम संक्षेप होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, लोकोक्ति आपका पहचाननी है। देखिए मैंने लोकोक्ति और मुहावरे में भी आपका अंतर बताया था। लोकोक्ति होती है पूरा वाक्य, और मुहावरा होता है पदांश, यानी पद का एक छोटा सा अंश आपका मुहावरा कहलाता है। पूरा जो वाक्य होता है वो आपका यहाँ पे वो जो आपका पूरा वाक्य होगा वो आपका लोकोक्ति कहलाएगी। तो देखिए, पूरा लोके जीती मक्खी नहीं निगली जाती, यानी कि जानबूझकर पाप नहीं किया जाता, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सन्यासी का विलोम शब्द बताना था, सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। अगला है, जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो और सो, तो जिसका संबंध है वह ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पुस्तक शब्द आपको बताना था, तो पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। विशेषण से निर्मित संज्ञा बताइए, विशेषण ये मीठा विशेषता बता रहा है, तो इसका जो इसमें आप ये इसका जो विशेषण से संज्ञा होगी वो होगा आपका मिठास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो ये रहेगा आपका अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय क्या है, जिसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। और अतुलनीय, इसमें एक अतुलनीय भी इसके तुलना के संबंध में आता है, लेकिन इसमें जिसके समान कोई दूसरा, तो अद्वितीय रहेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना था। देखिए, जो बादल का पर्यायवाची होता है, जलद होता है आपका यहाँ पे, साथ ही साथ नीरद भी होता है, मेघ भी होता है, लेकिन वरिद ही आपका किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है आपका समुद्र का। अगला क्वेश्चन है, जहां पर कठिनाई से पहुंचा जा सके, उसके लिए कौन सा वर्ड शब्द यूज करेंगे, तो वो करेंगे हम दुर्गम। जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके उसको दुर्गम कहा जाता है। ठीक है, 99 सवाल आ गए, लास्ट सवाल बचा है। लास्ट सवाल से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से आपसे लोगों के सामने, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनी है। ठीक है, जो लोग मेहनत देख रहे होंगे वो लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करेंगे। देखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है। ये होता है कि जब निर्णय लेने में कोई असमंजस ना हो, तो उसके लिए कहता है आपका किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। 100 क्वेश्चनों को मैंने आप सभी लोगों के सामने डिस्कस किया। स्पेशली मैथ वाले क्वेश्चनों में भी आप सभी लोगों को आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।